Please like, share and subscribe our channel and don't forget to press bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, तो अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सप्रेशन मतलब क्या। तो एक्सप्रेशन क्या होता है वो हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, उसमें जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है वो हम ज़्यादा देखने वाले हैं। ओके, तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन देखने के बाद ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस कैसे होता है, मतलब प्रेसिडेंस लेवल हाई किसकी है, लो किसकी है, ये हम देखने वाले हैं। और उसके बाद टाइप कास्टिंग क्या रोल प्ले कर रहा है ये हम देखने वाले हैं। टाइप कास्टिंग मतलब क्या और टाइप कास्टिंग क्या रोल प्ले करने वाला है ये भी देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो लेट्स सी व्हाट इज एक्सप्रेशन। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखने वाले हैं एक्सप्रेशन मतलब क्या है। The combination of operators and operands is called as expression। मतलब क्या है, तो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम एक्सप्रेशन ऐसे बोलते हैं। तो एक्सप्रेशन कोई भी हो सकता है, जैसे कि x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ये मेरा एक्सप्रेशन है। तो इसमें मैंने क्या क्या लिया, x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया, ये जो तीन है इसको हम ऑपरेंड्स ऐसे बोलते हैं। ओके, और प्लस एंड इक्वल टू जो है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनका काम क्या है, ये मैंने इसके पहले वीडियो जो है इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। यदि आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो ऊपर दिए हुए लिंक में जाके देख सकते हो। ओके, तो ऑपरेटर्स हमने देख लिया, ऑपरेंड्स भी हमने पहले वीडियो में देख लिया है जिसको हम वेरिएबल्स ऐसे भी बोलते हैं। तो वेरिएबल्स का वीडियो भी आप देख लीजिए, आपके पास लिंक है ऊपर, आप जाके देख सकते हैं वेरिएबल्स मतलब क्या। तो उसको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं एक्सप्रेशन में। ओके, तो अब हम देखते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मतलब क्या। तो the combination of variable constants and operators arranged as per the syntax specified by language means arithmetic expression। तो arithmetic expression means क्या, तो जो भी हमने ऑपरेटर, वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू का कॉम्बिनेशन करके रखा है और वो जो कॉम्बिनेशन है उसका सिंटैक्स जो लैंग्वेज ने स्पेसिफाई किया है वैसे ही होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ओके, तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी ऐसा ही होता है जैसे मैंने पहले एक्सप्रेशन में एक एग्जांपल दिया था, x इज इक्वल टू जेड प्लस वाई। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, जो प्लस यूज किया है वो बाइनरी ऑपरेटर है और उसका सिंटैक्स क्या है कि प्लस लिखने से पहले भी मेरे को एक ऑपरेंड चाहिए और बाद में भी एक ऑपरेंड चाहिए। तो प्लस के पहले ऑपरेटर मैंने लिया है y और प्लस के बाद में ऑपरेटर लिया है मैंने z, मतलब y प्लस z। तो प्लस का सिंटैक्स तो फॉलो हो गया, लेकिन जो इज इक्वल टू ऑपरेटर है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इसका भी सिंटैक्स क्या है कि इसके पहले भी एक ऑपरेंड चाहिए और बाद में भी इसका कोई एक्सप्रेशन चाहिए होता है। ओके, तो एक्सप्रेशन है हमारे पास एक अरिथमेटिक जो है x प्लस वाई जो बाद में है। तो इक्वल टू ऑपरेटर के पहले क्या है, तो हमारा x है जो ऑपरेंड है, मतलब y प्लस z जो है इसको जो हम इवेल्युएट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो वैल्यू हम असाइन करने वाले हैं x को यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये है मेरा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो अब हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इवेल्युएट कैसे होता है। तो इवैल्यूएशन करने के लिए हमें सिंटैक्स का यूज करना पड़ता है, एक सिंटैक्स है। तो वो सिंटैक्स क्या है, तो वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी ऐसा वेरिएबल दो जिसके बाद एक असाइनमेंट ऑपरेटर दो और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आपको एक्सप्रेशन लिखना है। जो भी एक्सप्रेशन होगा वो लिख सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद। तो पहले क्या होगा, वो एक्सप्रेशन पहले सॉल्व किया जाएगा और एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है एक्सप्रेशन की वो वैल्यू असाइन की जाएगी वेरिएबल को। तो ये है एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन का तरीका। तो एक्सप्रेशंस आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो भी एक्सप्रेशन होगा वो हमारा लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होता जाएगा। ओके, और लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होने के बाद जो वैल्यू असाइन करनी है वो वैल्यू वेरिएबल को असाइन की जाएगी यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो बोला मैंने कि एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है तो वो लेफ्ट टू राइट से होता है। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जो इवैल्यूएट होता है उसका मतलब क्या है, हर बार वो वैसे ही इवैल्यूएट होता है क्या, तो नहीं। एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने के लिए हमें उसका प्रेसिडेंस भी चेक करना पड़ता है। ओके, तो प्रेसिडेंस भी हमारे पास दो टाइप की है। तो प्रेसिडेंस कौन कौन सी, एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विदाउट अ पैरेंथेसिस विल बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट using rule of precedence of arithmetic operator। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जो होता है विदाउट पैरेंथेसिस वाला,
मतलब पैरेंथेसिस मतलब क्या, जो ब्रैकेट्स होते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, जो कर्ली हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट हो सकता है, राउंड ब्रैकेट भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी ब्रैकेट मेरे एक्सप्रेशन में नहीं चाहिए। विदाउट पैरेंथेसिस वाला एक्सप्रेशन जो है वो लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करता है, हमेशा लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट करता है, लेकिन उसके लिए भी हमें ऑपरेटर जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके प्रेसिडेंस का यूज करना पड़ता है। मतलब जिसका प्रेसिडेंस हाई होगा वो पहले इवैल्यूएट हो जाएगा, उसके बाद लोअर प्रेसिडेंस वाले एक्सप्रेशन इवैल्यूएट किए जाएंगे। ठीक है, तो ऑपरेटर्स का जो प्रेसिडेंस है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का जो प्रेसिडेंस है वो दो टाइप में डिवाइड किया है। वो दो टाइप कौन कौन से है, तो हायर प्रायोरिटी ऑपरेटर्स एंड लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास 5 है, जो मैंने पहले भी ऑपरेटर्स के लेक्चर में बताया था। तो वो कौन कौन से है, तो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड, जिसको हम मॉड्यूलो डिवीजन ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है मेरे 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो उसमें से हायर प्रेसिडेंस किसको है, तो जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और मॉड्यूलो डिवीजन है, मतलब मॉड है, वो जो 3 ऑपरेटर्स है उसको हायर प्रेसिडेंस है। ओके, और जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है वो लोअर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स है। तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस। ओके, तो अब हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते वक्त हमें कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कैसे आते हैं। जैसे कि कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन करते वक्त यदि हमने कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन लिया और उसमें हम रियल वैल्यूज का यूज कर रहे हैं, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट और डबल डेटा टाइप के वैल्यूज का यूज कर रहे होते हैं, तो हमें कंप्यूटेशनल एरर्स आती है और वो जो एरर्स है ये हमें हैंडल करना पड़ता है। तो देखते हैं वो एरर्स कौन कौन से। तो एरर्स होते हैं, जैसे कि मैंने रियल वैल्यूज यूज की है तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना मिलना, डिवाइड बाय जीरो की एरर आ सकती है, डिवाइड बाय जीरो एरर है, उसके बाद अंडरफ्लो एरर है, ओवरफ्लो एरर है। ये सारे जो एरर्स होते हैं वो होते हैं रियल वैल्यूज का यूज करने के बाद। मतलब रियल वैल्यूज यदि मैं किसी एक्सप्रेशन में ले लूं तो उसके बाद ये एरर आ सकते हैं। कौन कौन से है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का ना मिलना, डिवाइड बाय जीरो एक्सप्रेशन हो सकता है, उसके बाद ओवरफ्लो या अंडरफ्लो एक्सप्रेशन हो सकता है। ऐसे एग्जांपल्स कौन कौन से, जैसे कि आपको बता दूं कि 7 डिवाइड बाय 2 लिया या 7 डिवाइड बाय 3 लिया तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 पॉइंट, यदि कोई सम वैल्यू आएगी, यदि 2.70 वगैरह आ गया तो वो वैल्यू कन्वर्ट की जाती है 3 में, यदि 2.30 वगैरह आ गया तो वो वैल्यू कन्वर्ट की जाती है 2 में। मतलब पॉइंट के बाद 7 वैल्यू है तो उसके बाद में राउंड फिगर करने के लिए 2 की जगह 3 करूंगा तो उसको हम ओवरफ्लो बोलते हैं, या वैल्यू ओवरफ्लो की गई। या यदि कोई ऐसा हो कि मैंने 2.3 यानी पॉइंट के बाद 3 वैल्यू है तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2.3 की जगह 2 करना है। मतलब ये राउंड फिगर करने के लिए 2.3 की जगह 2 कर रहा हूं तो अंडरफ्लो हो जाएगा ये। ओके, तो ये जो एरर्स है वो आते हैं रियल वैल्यूज के कारण। मतलब मैं यदि कोई रियल वैल्यू यूज कर रहा हूं मेरे एक्सप्रेशन में तो ये एरर्स मेरे हमेशा आ जाएंगे। तो इसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इसके ऊपर एक सॉल्यूशन है कि हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। तो टाइप कास्टिंग कैसे किया जाता है ये अब हम देखते हैं। तो टाइप कास्टिंग के लिए हमें सिंपल क्या करना है, सिंटैक्स में थोड़ा चेंज करना है। असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो एक्सप्रेशन है उसमें यदि कोई हमने रियल वैल्यू का यूज किया है तो उस एक्सप्रेशन से पहले और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद इन दोनों के बीच में हमें वो जो डेटा टाइप है जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उस डेटा टाइप को लिखना है हमें ब्रैकेट में। मतलब राउंड ब्रैकेट में हम यदि फ्लोट लिखेंगे तो जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया जाएगा और वो एक्सप्रेशन की वैल्यू फ्लोट टाइप में कन्वर्ट होने के बाद अगले वेरिएबल में स्टोर की जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ओके, तो ये जो टाइप कास्टिंग है, टाइप कास्टिंग के भी 2 टाइप है। कौन कौन से टाइप है, तो ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग और जो है दूसरा मैनुअल टाइप कास्टिंग। तो ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग मतलब क्या, सी लैंग्वेज परमिट्स यूज वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन एन एक्सप्रेशन। मतलब सी लैंग्वेज हमें परमिट कर रही है कि आप कोई भी वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, वो यूज कर सकते हैं, वो किसी भी टाइप की हो वो यूज कर सकते हैं हमारे एक्सप्रेशन में। कोई भी टाइप का मतलब मैं फ्लोट, इंटीजर, किसी भी टाइप के वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू का यूज कर रहा हूं मेरे एक्सप्रेशन में। तो जो मिक्सिंग किया है, तो मिक्सिंग करने के बाद हम एक्सप्रेशन को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या इसका टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हम यूज करने वाले हैं ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। मतलब सी लैंग्वेज खुद ब खुद टाइप कास्ट कर सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। मतलब पहले क्या किया जाता है, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के लिए जाने के बाद, एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करते वक्त पहले ही, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के पहले ही जो लोअर लेवल टाइप है उसको कन्वर्ट किया जाता है हायर लेवल टाइप में।
और उसको कन्वर्ट करने के बाद ही एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होता है, और एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने के बाद जो हायर टाइप वैल्यू है उसका ही टाइप फाइनल वैल्यू होता है। मतलब फाइनल वैल्यू की जो डेटा टाइप होती है वो हायर टाइप होता है। मतलब जैसे कि मैंने एक वैल्यू ली है जो इंटीजर टाइप की है और दूसरी जो वैल्यू है वो फ्लोट टाइप की है, तो मैं उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन करते वक्त इंटीजर टाइप को पहले कन्वर्ट किया जाएगा फ्लोट टाइप में। मतलब यदि इंटीजर टाइप में मैंने वैल्यू ली है 15, तो 15 को कन्वर्ट किया जाएगा 15.00 में, और उसके बाद वो 15 की मल्टीप्लिकेशन फ्लोट टाइप के वैल्यू के साथ की जाएगी, और उसका जो आंसर आएगा वो आंसर भी फ्लोट टाइप में ही आएगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हायर टाइप कौन है, तो फ्लोट है, तो इसका आंसर भी फ्लोट ही आएगा। तो ये है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। उसके बाद आता है मैनुअल टाइप कास्टिंग या मैनुअल टाइप कन्वर्जन। तो मैनुअल टाइप कन्वर्जन में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उसका आंसर हमें मैन्युअली कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि रेशो है, हम रेशो निकाल रहे हैं, तो रेशो निकालने के लिए हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए, तो दोनों के दोनों इंटीजर के लिए, तो रेशो भी मेरा इंटीजर का ही आएगा, ऐसा फिक्स नहीं है। ओके, तो जो भी मेरा रेशो आ सकता है वो मैं ले सकता हूँ, लेकिन यदि ध्यान में रखो कि मैंने दो वैल्यूज दिए जो इंटीजर टाइप की है 10 और 5, तो इसका रेशो क्या आएगा 1:2। ओके, तो ये जो रेशो है वो फिक्स इंटीजर वैल्यू आएगा। लेकिन यदि मैंने ऐसी कोई वैल्यू ली 7:3, तो इसका रेशो क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू फ्लोट टाइप में आएगी। लेकिन हमने जो रेशो के लिए दो वैल्यूज दिए थे वो इंटीजर ही थे। यदि इसमें दोनों के दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप की है, दोनों के दोनों वैल्यू इंटीजर टाइप के होने के बावजूद भी हमारा रेशो जो है वो फ्लोट में आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे हायर टाइप दोनों के दोनों इंटीजर है, तो हायर टाइप इंटीजर हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम फ्लोट में, तो इसके लिए हमें मैन्युअली कन्वर्जन करना पड़ता है, और ये जो मैन्युअली कन्वर्जन करना पड़ता है इसके लिए हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर और जो एक्सप्रेशन है उसके बीच में हम ब्रैकेट में फ्लोट लिखेंगे। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आप इवैल्यूएट करने के बाद कन्वर्ट कीजिए फ्लोट में, और बाद में असाइन कीजिए वो वैल्यू मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर के साइड वाले वेरिएबल में। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मैन्युअल टाइप कास्टिंग या मैन्युअल टाइप कन्वर्जन। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रेसिडेंस कौन से ऑपरेटर का कैसा है। मतलब प्रेसिडेंस में हम देखेंगे कि कौन सा ऑपरेटर या कौन सा जो ऑपरेटर हम यूज करने वाले हैं वो किस वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं ब्रैकेट्स, मतलब कोई भी राउंड ब्रैकेट हो या स्क्वायर ब्रैकेट हो तो वो पहले एग्जीक्यूट होते हैं। मतलब राउंड ब्रैकेट हम यूज करते हैं फंक्शन कॉल के वक्त, तो फंक्शन कॉल के वक्त जो यूज किया जाता है वो ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट जो उसके लिए हायर प्रेसिडेंस है, और उसके बाद है स्क्वायर ब्रैकेट, उसको भी हायर प्रेसिडेंस है। मतलब पहले ब्रैकेट्स सॉल्व किए जाते हैं, इसलिए इसका प्रेसिडेंस लेवल है 1। ये जो ब्रैकेट्स है वो लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होते हैं। ओके, तो ये जो ब्रैकेट्स है ये लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होते हैं, और उसका इस डिस्क्रिप्शन भी मैंने बताया कि कौन सा ब्रैकेट किस लिए यूज किया जाता है। उसके बाद का प्रेसिडेंस लोअर प्रेसिडेंस, उससे थोड़ा लोअर प्रेसिडेंस, लेकिन उसके बाद का प्रेसिडेंस है। मतलब अब जो ब्रैकेट्स के लिए हमने प्रेसिडेंस दिया है उसको प्रेसिडेंस लेवल 1 बोलते हैं। तो सेकंड लेवल का जो प्रेसिडेंस है वो यूनरी ऑपरेटर्स के लिए जाता है। तो यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस मतलब इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, उसके बाद निगेशन है, नॉट ऑपरेटर है, एम्परसैंड ऑपरेटर है, स्टार ऑपरेटर है जो पॉइंटर के साथ यूज किया जाता है। तो ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है, तो ये जो ऑपरेटर्स है इसके लिए प्रेसिडेंस लेवल है 2। मतलब ब्रैकेट्स के बाद जो यूनरी ऑपरेटर्स है, ये यूनरी ऑपरेटर्स हम यूज करने वाले हैं, उसका प्रेसिडेंस हाई है। तो ब्रैकेट्स के बाद का प्रेसिडेंस लेवल है सेकंड, जिसमें हम यूनरी ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और यूनरी ऑपरेटर के बाद जो प्रेसिडेंस लेवल 3 है उसमें हम यूज करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलर डिवीजन, मतलब मॉड का यूज करने वाले हैं। और उसके बाद फोर्थ प्रेसिडेंस लेवल है प्लस और माइनस की, जो बाइनरी ऑपरेटर्स प्लस और माइनस है उसका। यूनरी प्लस और यूनरी माइनस जो ऑपरेटर्स है उसका प्रेसिडेंस लेवल 2 है, लेकिन बाइनरी प्लस और बाइनरी माइनस जो है उसका प्रेसिडेंस लेवल 4 है। तो इसी प्रेसिडेंस लेवल का यूज करके हम एग्जीक्यूशन करने वाले हैं। मतलब पहले होता है पैरेंथेसिस का प्रेसिडेंस, उसके बाद है यूनरी ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलर डिवीजन का प्रेसिडेंस लेवल, और उसके बाद है बाइनरी प्लस और बाइनरी माइनस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस। ऐसे 4 प्रेसिडेंस लेवल है, इसका हम यूज करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको चार्ट भी ऊपर दिखाने वाला हूं, इस चार्ट का यूज करके आप प्रेसिडेंस लेवल दिखा सकते हो, कौन सा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस किस लेवल में है वो दिखा सकते हो। ओके, तो ये था हमारा पूरा एक्सप्रेशन के बारे में। ओके,
तो अब हम दो प्रोग्राम्स लेने वाले हैं और पहले प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कैसे प्रेसिडेंस काम करता है, मतलब प्रेसिडेंस हाई किसका है, लोअर किसका है, और प्रेसिडेंस के लेवल से आउटपुट हमारे कैसे चेंज होते हैं, ये हम पहले प्रोग्राम में देखने वाले हैं। उसके बाद जो सेकंड प्रोग्राम है उसमें हम देखने वाले हैं वो राउंड ऑफ की एरर कैसे आती है, मतलब यदि कोई हमने रियल वैल्यूज का यूज किया तो रियल वैल्यू का यूज करने के बाद हमारे एक्सप्रेशन में हमारे वैल्यू पर इफेक्ट कैसा होता है या राउंड ऑफ का एरर कैसे आता है, ये हम सेकंड प्रोग्राम में देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम से, जहां पे हम देखने वाले हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो एक्सप्रेशन में प्रेसिडेंस कैसे काम करता है ये देखते हैं। चलिए, तो पहले मैं लेता हूँ एक प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में मेरा मेन फंक्शन लेना जरूरी है। तो मेन फंक्शन के बाद प्रोग्राम में मैं 6 वेरिएबल्स का यूज करने वाला हूँ और वो 6 के 6 वेरिएबल्स मेरे फ्लोट टाइप के हैं। तो वेरिएबल के नाम है a, b, c, x, y, z। तो इसमें से जो 3 वेरिएबल है a, b और c, इसका यूज मैं एक्सप्रेशन में करने वाला हूँ, मतलब जो भी एक्सप्रेशन है उसमें करने वाला हूँ। और जो बाकी के वेरिएबल है x, y और z, उसका यूज मैं असाइन वैल्यू मतलब एक्सप्रेशन की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो फाइनल वैल्यू असाइन करने के लिए करने वाला हूँ। तो 3 एक्सप्रेशन में लिखने वाला हूँ यहाँ पे इस प्रोग्राम में। तो पहले हम वैल्यू लेते हैं, फ्लोट टाइप के 6 वेरिएबल है, उसमें से 3 वेरिएबल्स की वैल्यू है a = 9, b = 12 और c = 3। और ये वैल्यू लेने के बाद अब मैं एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं। तो पहला एक्सप्रेशन ये है x = a - b / 3 + c × 2 - 1। ओके, तो ये था मेरा पहला एक्सप्रेशन। इसमें मैंने कोई भी पैरेंथेसिस नहीं लिए, डायरेक्टली मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। तो इसमें से हायर प्रायोरिटी है जो डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों को। तो इसमें भी अभी दोनों के लिए भी हायर प्रायोरिटी है, तो दोनों में से सबसे पहले कौन आया है, तो डिवीजन। तो डिवीजन में पहले करूंगा। तो ये था मेरा पहला एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन है, जो पहला एक्सप्रेशन है उसमें ही मैं थोड़े चेंजेस करने वाला हूं। तो एक्सप्रेशन है a - b / ओपनिंग ब्रैकेट 3 + c क्लोजिंग ब्रैकेट इनटू ओपनिंग ब्रैकेट 2 - 1 क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इसमें मैंने दो पैरेंथेसिस यूज किए। दो पैरेंथेसिस कौन से, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। ओ पे मैंने दो जगह यूज किए, जैसे कि पैरेंथेसिस में मैंने 3 + c भी लिखा है और दूसरे पैरेंथेसिस में मैंने 2 - 1 लिखा है। उसके बाद तीसरा एक्सप्रेशन है z = a - ओपनिंग ब्रैकेट b / ओपनिंग ब्रैकेट 3 + c क्लोजिंग ब्रैकेट इनटू 2 क्लोजिंग ब्रैकेट -1। तो ये है मेरा थर्ड एक्सप्रेशन। और उसके बाद की एक्सप्रेशन है तीनों की तीनों, जैसे कि x में एक वैल्यू आ गई पहले एक्सप्रेशन की, दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू y में आ गई, तीसरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू आ गई z में। तो ये तीन जो वेरिएबल है x, y, z, वो तीनों की वैल्यू में प्रिंट करने वाला हूं, इसलिए प्रिंटफ का एक्सप्रेशन है थर्ड एक्सप्रेशन। तो मेरा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, तीनों के एक्सप्रेशन, तीनों के तीनों वेरिएबल की वैल्यू मैंने प्रिंट किए। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो पहला जो वेरिएबल है x, जो पहले एक्सप्रेशन की इवैल्यूएट करने के बाद वैल्यू असाइन की जाएगी x को, वो वैल्यू आएगी 10। उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल है y, जो दूसरे एक्सप्रेशन की वैल्यू स्टोर करके रखता है, उसकी वैल्यू आएगी 7। और जो लास्ट का वेरिएबल है z, उसकी वैल्यू आएगी 4। तो ये है तीनों के एक्सप्रेशन के फाइनल वैल्यूज। ओके, तो ये कैसे आ गए ऐसे वैल्यूज, तो आप भी इसको खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं। आपको बोर्डमास रूल मालूम है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सॉल्व करने हैं, और वो जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ हो गए तो उसमें पहला जो आएगा वो सॉल्व करो, और उसके बाद एडिशन सब्सट्रैक्शन सॉल्व करो। ये जो है एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो भी आपको पहले जो आए हैं वो सॉल्व करने। तो ये था पहला प्रोग्राम। उसके बाद सेकंड प्रोग्राम देखते हैं, जो हमें बताएगा कि फ्लोटिंग पॉइंट या राउंड ऑफ एरर कैसे आते हैं। तो लेट्स सी सेकंड प्रोग्राम। तो अब हम सेकंड प्रोग्राम देखने वाले हैं, उसमें हमें क्या करना है, तो राउंड ऑफ एरर कैसे आती है ये देखना है। तो इसके लिए मैंने एक प्रोग्राम किया है। वो प्रोग्राम क्या है, तो देखिए, मैंने यदि कोई n नंबर लिया तो n नंबर के m टर्म्स के एडिशन करनी है, लेकिन वो टर्म क्या होनी चाहिए, 1/n होनी चाहिए। मतलब देखिए, यदि कोई मैंने मतलब 1/n को n टाइम्स मेरे को ऐड करना है, 1/n की वैल्यू को n टाइम्स ऐड करते रहना है, और वो जो फाइनल वैल्यू n टाइम्स मतलब 1 * n, जो n टाइम्स ऐड करने के बाद
जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मेरे को प्रिंट करनी है, कोई भी वैल्यू आ सकती है इसकी। ओके, तो मेरे को इस प्रोग्राम में क्या करना है, तो n टर्म्स का एडिशन करना है। तो n टर्म्स का एडिशन करना है, लेकिन वो टर्म क्या होनी चाहिए, 1 डिवाइड बाई n होनी चाहिए। मतलब यदि कोई मैंने n नाम का नंबर लिया, n में कोई वैल्यू ले ली, तो उसका 1 डिवाइड बाई n पहले कैलकुलेट करो, और ये जो 1 डिवाइड बाई n कैलकुलेट किया तो उसके एडिशन n टाइम्स करो। मतलब n 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई n, 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 डिवाइड बाई n अप टू सो ऑन 1 डिवाइड बाई n जो nth टर्म होगी मेरी। ओके, तो n टाइम्स मेरे को एडिशन करना है, और ये जो एडिशन है इसकी वैल्यू क्या है ये मेरे को कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो n की वैल्यू यदि मैंने 1 ली तो क्या हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 1 मतलब 1, और इसकी एक ही बार एडिशन करनी है, मतलब ये एक बार हो गया तो इसके आंसर आ गया 1। तो ये आंसर मेरे को प्रिंट करना है। यदि मैंने n की वैल्यू 2 ले ली तो उसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 2। ऐसे जो ये जो टर्म है इसका 2 बार एडिशन करना है, प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर आएगा 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 1, आंसर आएगा 1। ठीक है, तो इसके बाद मैं लेता हूँ 4 वेरिएबल, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 4, ऐसे 4 टाइम्स एडिशन करनी, प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, मतलब 1/4 ऐसे 4 बार ऐड करते हो तो इसका आंसर आता है 1। ओके, मतलब मैं n 1 डिवाइड बाई n की n टाइम्स एडिशन करूंगा तो इसका आंसर हमेशा 1 ही आना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 लिया तो इसका आंसर क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, तो ये जो आंसर है ये आता है 0.9999, और ये जो आंसर है पूरा 1 नहीं आता, तो इसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ एरर्स। तो ये जो एरर्स है ये एरर निकालने के लिए मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम्स कैसे वर्क करता है देखते हैं। तो चलिए अब हम वो टर्म का प्रोग्राम देखते हैं। तो प्रोग्राम में हमें क्या करना है, पहले मेन फंक्शन लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, विदाउट मेन फंक्शन हमारा कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, तो मेन ले लेते हैं, और मेन के बाद हमें 4 वेरिएबल्स चाहिए। एक है सम जो 0 को सेट होनी चाहिए, एक है टर्म जिसमें हम 1 डिवाइड बाई n की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं, एक है n जो हमारी ओरिजिनल n की वैल्यू होगी, और एक है काउंट जो हमारा नंबर ऑफ काउंट, मतलब कितनी बार हमने एडिशन टर्म की है वो हमें बताएगा, इसलिए काउंट जो 1 को सेट होगा। तो दो फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स है जिसका नाम है सम जो 0 को सेट है, और टर्म जिसको अभी तक कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, और दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, एक है इंटीजर टाइप का n वेरिएबल जिसमें हम नंबर लेने वाले हैं, और दूसरा है काउंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 को सेट की हुई है। ओके, तो चलिए अब हमारे पास n की वैल्यू नहीं है तो हम n की वैल्यू ले लेते हैं। तो स्टेटमेंट हो गया printf जिसमें हम बोलेंगे कि एंटर वैल्यू ऑफ n, ओके, और स्कैन करके n को स्टोर करेंगे। उसके बाद हमारे पास अभी n की वैल्यू है तो हम टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टर्म का स्टेटमेंट है टर्म इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय n, ओके, 1 डिवाइड बाय n, मतलब अब हमारे पास टर्म की वैल्यू है, तो हमें टर्म की वैल्यू कितनी बार ऐड करनी है सम में, n टाइम्स, इसलिए हमने काउंटर भी ले लिया है, उसका नाम है काउंट। तो व्हाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू n, जब तक काउंट की वैल्यू हमारी n से लेस है और जब तक वो इक्वल नहीं होती तब तक हमें टर्म की वैल्यू सम में ऐड करनी है। तो व्हाइल के लूप में हम लिखेंगे व्हाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू n ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म, मतलब सम में टर्म की वैल्यू ऐड करो, और तब तक ऐड करते रहो जब तक मेरा काउंट का जो स्टेटमेंट है, व्हाइल की जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं होती। ठीक है, और ये स्टेटमेंट के बाद काउंट इंक्रीमेंट की कर लीजिए, और काउंट को इंक्रीमेंट करने के बाद व्हाइल का क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, तो ये व्हाइल स्टेटमेंट हमारा क्या करेगा, टर्म को n टाइम्स ऐड करेगा सम में, और अब हमारे पास सम में वो वैल्यू है जो हमें प्रिंट करनी है। तो चलिए प्रिंट करते हैं व्हाइल के बाहर वैल्यू सम की। तो प्रिंटफ जो परसेंटेज डी में वैल्यू होने वाली है वो हम प्रिंट करने वाले, जो परसेंटेज एफ में वैल्यू होने वाली है, जो फ्लोटिंग टाइप की सम की वैल्यू होने वाली है वो हम प्रिंट करने वाले हैं इसमें, और वो वैल्यू प्रिंट करेंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू। और ये हो गया हमारा प्रोग्राम।
तो अब हम इसमें वैल्यू लेके देख सकते हैं कि आउटपुट क्या आता है और प्रिसीजन प्रॉब्लम या राउंड ऑफ प्रॉब्लम कैसे आता है। तो जैसे कि मैंने 3 को बताया, उसकी वैल्यू 1 ना आके उसकी जगह 0.9999 ये वैल्यू आती है, तो इसको हम बोलते हैं प्रिसीजन प्रॉब्लम। क्योंकि किसी भी n टर्म्स जो है उसके एडिशन n टाइम करते हैं तो उसका आंसर 1 ही आना चाहिए। ये जो 0.9999 वैल्यू आ गई है वो 1 से क्लोज है लेकिन 1 नहीं है, इसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो लेट्स सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।